हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म के द्वारा 2 इयर्स कंप्लीट कोर्स का एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है फॉर डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम्स लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड डिफरेंट स्टेट लेवल जो एई एंड जेई एग्जाम्स होते हैं। अगर आप डिफरेंट एई जेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर तैयारी करने की इच्छुक रखते होंगे तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 2 इयर्स कंप्लीट कोर्स का न्यू बैच है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज से इस प्लेटफॉर्म में एक नए सब्जेक्ट, एक नए अंदाज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों उस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, काफी फंडामेंटल सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो चाहे मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, ये दोनों ही ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और काफी फंडामेंटल सब्जेक्ट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। यहां से जरूर आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। डिफरेंट एई एंड जेई एग्जाम्स, यहाँ पे मैंने साफ साफ शब्दों में मेंशन करके रखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स फॉर ऑल एई जेई एग्जाम्स, ठीक है ना, बोथ सिविल एज वेल एज मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन अंदाज में हम इस सब्जेक्ट को प्रस्तुत करेंगे दोस्तों आपके समक्ष, ठीक है ना। आपको मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप चैनल की लिंक को शेयर करिएगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का यह मजेदार सेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे दोस्तों, व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस in which we deal about the effect of force or forces on rigid body only, whether the body is at rest or it is in motion। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग साइंस का एक ऐसा ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जहां पे हम बॉडी में लगने वाले फोर्स या फिर फोर्सेस के इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो बॉडी होगा वो कौन सा बॉडी होगा, रिजिड बॉडी ओनली, ठीक है ना। और साथ के साथ मैंने कहा जी यहां पे रेस्ट की बात किया, मोशन की बात किया, तो ये रेस्ट और मोशन ये जो टर्म है ये क्या बताता है, ये बताता है दोस्तों स्टेट ऑफ बॉडी को। समझ पा रहे हैं क्या? जब भी हम रेस्ट की बात करेंगे या फिर मोशन की बात करेंगे तो ये बॉडी के स्टेट को बताएगा कि कोई भी बॉडी विरामावस्था में है कि गत्यावस्था में है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है कि मोशन पोजीशन में है, ठीक है ना। इस बात की इंफॉर्मेशन देगा कौन, बॉडी का स्टेट। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत बढ़िया। और इसी के आधार पे हम पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं दोस्तों। पहला कैटेगरी है स्टैटिक मैकेनिक्स, दूसरा है डायनेमिक मैकेनिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक मैकेनिक्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में होगा, बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अगर हम डायनेमिक मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, इसका मतलब हम बॉडी के कौन से पोजीशन में स्टडी कर रहे हैं, बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, बॉडी की मोशन पोजीशन में हम स्टडी कर रहे हैं, यही बात है, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायनेमिक मैकेनिक्स को फिर से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों। मतलब जब बॉडी मोशन कर रहा होता है तो और हम अपने स्टडी को सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब काइनेमेटिक मैकेनिक्स और काइनेटिक मैकेनिक्स, ठीक है। ये दोनों ही कैटेगरी में बॉडी कौन से पोजीशन में रहेंगे, मोशन वाले पोजीशन में रहेंगे, बट दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा जी कोई भी बॉडी मोशन अवस्था में है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे पता है, जरूर जरूर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला होगा, ठीक है ना। जरूर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला होगा एक जगह से दूसरे जगह टाइम के रेस्पेक्ट में, तभी तो आप बोल पा रहे हैं कि दैट बॉडी इज इन मोशन पोजीशन। यही बात है कि नहीं, बताइए, ठीक है ना। आप कहेंगे जब बॉडी मोशन पोजीशन में है इसका मतलब बॉडी का जरूर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है ना। साथ के साथ बॉडी एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, यही बोलेंगे कि नहीं। तो मोशन का इंफॉर्मेशन आपको तभी पता लगता है, कोई भी बॉडी मोशन अवस्था में है आप तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बॉडी में वेलोसिटी दिखा होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन दिखा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है,
इसको हम बोलते हैं जी स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा जी कोई भी बॉडी मोशन अवस्था में आया होगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होगा, मतलब बॉडी के मोशन में आने का कारण भी तो होगा ना। ये तो बॉडी के मोशन में आने के बाद पता चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, वेलोसिटी पिक्चर में आया, एक्सेलरेशन पिक्चर में आया, ये तो मोशन अवस्था में आने के बाद पता चला आपको। लेकिन मोशन किस वजह से आया, बॉडी के अवस्था जो कि मोशन अवस्था है उसका कारण क्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ मोशन। तो यहां पे काइनेमेटिक मैकेनिक्स और काइनेटिक मैकेनिक्स में डिफरेंस इस बात का होगा दोस्तों कि काइनेमेटिक मैकेनिक्स में ओनली हम स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट अगर हम काइनेटिक मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन के साथ साथ हम कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी करेंगे दोस्तों। और कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स, बॉडी में जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो जरूर बॉडी मोशन में आया होगा तो उसका कॉज क्या होगा, कॉज ऑफ मोशन क्या होगा, फोर्स रहा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक मैकेनिक्स के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसका स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी फोर्स। समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर। तो ये इस तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग डील करते हैं दोस्तों दो कैटेगरी में, स्टैटिक मैकेनिक्स, डायनेमिक मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों। तो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को एक बेहतरीन अंदाज में डिफाइन किया, साथ के साथ पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को हम एक सिंप्लीफिकेशन पर्पस से कैसे स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे, ये हमने बताया आपको। साथ के साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा स्टेट ऑफ बॉडी या तो रेस्ट होगा या तो मोशन, ठीक है ना। अब हम समझने जा रहे हैं फोर्स के बारे में, ठीक। तो फोर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए उन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड होंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, मतलब जैसे जैसे टॉपिक फिनिश होते चलेंगे, तुरंत हम सवाल भी लगाते चलेंगे जो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के सवाल होंगे, एमसीक्यू अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग डिफरेंट एज एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे जिसको हम तुरंत सॉल्व करते चलेंगे जैसे हमारे टॉपिक फिनिश होते चलेंगे, तो ठीक है ना। तो हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, देन लास्ट में आज की इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा न्यूटन साहब के द्वारा बताए गए उनकी 3 लॉज के बारे में, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा, यकीन मानिए दोस्तों, मजेदार तरीके से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेरे साथ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के, ठीक है ना। मैंने कहा जी फोर्स को डिफाइन करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। फोर्स इज द एजेंसी दैट विल ट्राई टू चेंज और विल चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। मैंने कहा जी बॉडी का स्टेट या तो रेस्ट होगा या तो मोशन होगा, यही बात है। तो बॉडी के स्टेट में चेंज लाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा जी ये कोई बॉडी है, इसमें आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि फोर्स लगाने के बाद इसकी स्टेट में बदलाव हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या। मैंने कहा कि आपने ताकत भर का फोर्स लगाया दीवार में, समझ पा रहे हैं क्या, दीवार में पूरा ताकत लगा दिया, इतना फोर्स लगाया पूरा ताकत लगा के, क्या आप दीवार को हिला पाए, दीवार के स्टेट को जो कि रेस्ट स्टेट में था, क्या उसको मोशन में ला पाए आप, नहीं ला पाए। लेकिन हिलाने का प्रयास किया कि नहीं किया, रेस्ट से मोशन में लाने का प्रयास किया कि नहीं किया आपने, फोर्स लगाकर उस दीवार के स्टेट को बदलने का प्रयास किया ना आपने। बदल नहीं पाया अलग बात, लेकिन बदलने का प्रयास किया। तो यही बात तो मैं फोर्स के डेफिनेशन में बताया कि फोर्स एक ऐसा एजेंसी है भाई साहब जो बॉडी के स्टेट में या तो चेंज लाने का ट्राई करेगा या तो एग्जैक्टली चेंज कर देगा। यही बात है कि नहीं, हाँ कि ना। जैसे कि ये कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, बस खड़ी हुई है, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन में है ये बस। नहीं, मैं चाहता हूं कि इसके रेस्ट वाले स्टेट को मोशन में बदलूं तो इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये भारी ऑब्जेक्ट है तो भारी भरकम फोर्स लगाना पड़ेगा।
नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप जितना भी अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जितना भी अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, जैसे कि मैंने कहा जी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो हो सकता है ये खड़ी हुई बस के स्टेट में कोई बदलाव ना आया हो, लेकिन आपने इसके स्टेट को बदलने का प्रयास तो किया ना 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके। समझ पा रहे हैं? तो फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दोस्तों कि फोर्स इज द एजेंसी दैट विल ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, और दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। डिपेंड करेगा ना भाई कि आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी के स्टेट में किस किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, मैंने कहा जी चेंजिंग द स्टेट ऑफ बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं अगर वो बॉडी रेस्ट में है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आप उस बॉडी को मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं अगर वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। ठीक है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अगर वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है ना, तो उसके मोशन को आप कम कर सकते हैं, उसके एक्सीलरेशन को आप कम कर सकते हैं, उसके स्पीड या वेलोसिटी को आप कम कर सकते हैं। और इसी का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। ये जो रिटार्ड लिखा हुआ है ना, रिटार्ड, ये कौन से वर्ड से आया हुआ है, रिटार्डेशन से। ठीक है ना, रिटार्डेशन। ठीक, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ जी, या तो आप बॉडी के स्पीड को या वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, मतलब मोशन वाले अवस्था में कोई बॉडी है उसके मोशन को कम कर रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, आप स्पीड को कम कर रहे हैं, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, जिसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, और उसी का नाम होता है रिटार्डेशन। तो मैंने कहा जी अगर कोई बॉडी मोशन अवस्था में है तो आप फोर्स अप्लाई करके मोशन से रिटार्ड अवस्था में ला सकते हैं, मतलब उसको आप रोकने का प्रयास कर सकते हैं, और रोकने का प्रयास करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखेंगे, ये जो रिटार्डेशन है इसका मतलब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर आप कहेंगे बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होना, कम होना। इज दैट क्लियर? मैंने कहा जी कि अगर आप फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की नीड पड़ने वाली है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर दूसरे तरह से ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको फोर्स का इफेक्ट देखना है किसी बॉडी में, तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे डिपेंड करता है दोस्तों फोर्स का इफेक्ट उस पर्टिकुलर बॉडी में। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, कि आपने कितने अमाउंट का फोर्स उस पर्टिकुलर बॉडी में अप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ये पहला नीडेड पैरामीटर हुआ। दूसरा नीडेड पैरामीटर क्या होगा जी, तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, कि इन विच डायरेक्शंस यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, उस पर्टिकुलर बॉडी में आपने फोर्स अप्लाई किया तो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया। और डायरेक्शन का मतलब बेसिकली एंगल से होता है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपने फोर्स को कितने एंगल पे अप्लाई किया है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैंने कहा जी थर्ड नीडेड पैरामीटर, आप कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, along which line you have applied the force on that particular body। ठीक है ना, आपने किसी लाइन के along फोर्स को अप्लाई किया होगा उस बॉडी में, तो उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द थर्ड नीडेड पैरामीटर। फोर्थ नीडेड पैरामीटर क्या होगा जी, तो आप कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एट विच पॉइंट यू हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, उस बॉडी के किस पॉइंट पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
ठीक, अगर मैं कहूं कि जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है? फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या तो स्केलर होगा, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन कर पाते हैं क्या? तो मैंने फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने गया तो मैंने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम डिफाइन कर पा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी डिफाइन कर पा रहे हैं। मतलब हम कह पाएंगे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। तो ये चारों नीडेड पैरामीटर्स को मैं इस फिगर्स के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। ये रामलाल नाम का लड़का है, ठीक है, और ये ऐसे रस्सी बांधकर एक बॉक्स को खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बॉक्स रखी हुई थी, रेस्ट पोजीशन में थी, ठीक है ना। अब ये ऐसे खींचने का प्रयास कर रहा है सो दैट कि इस बॉक्स को ये डिस्प्लेस कर पाए यहां से यहां। मतलब बॉक्स को मोशन अवस्था में लाना पड़ेगा, मतलब बॉक्स के स्टेट को चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, और इसके लिए आपको एक एजेंसी की नीड रहेगी जिसको आप क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है। तो इस रस्सी के माध्यम से ये रामलाल नाम का लड़का ना फोर्स अप्लाई कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अभी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दोस्तों, ये इस बॉडी के किसी न किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा होगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा जी जब ये फोर्स अप्लाई किया तो एक लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई हुआ है क्या? इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा जी डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? डायरेक्शन का मतलब बेसिकली एंगल, एंगल से हम डिफाइन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसका लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे कि ये फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, ये फोर्स आपने अप्लाई किया किस लाइन ऑफ एक्शन में? ये वाला लाइन ऑफ एक्शन में। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जैसे कि हम बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये क्या है जी, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? ठीक, जिसमें ये पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और इधर नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब भी हम लोग, एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन बताना हो फोर्स का, आगे हम बहुत बार चर्चा करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंगल से डिफाइन करते हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने, या फिर ये रामलाल नाम के लड़का ने फोर्स अप्लाई किया इस बॉक्स पे, जिससे कि ये रेस्ट वाली बॉक्स मोशन में आ जाएंगे और ऐसे डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो एक सवाल कर लेते हैं। ये देखो, मध्य प्रदेश जूनियर इंजीनियर 2011 में पूछे गया सवाल है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, यस, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, यस, लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करेगा, यस, ऑल ऑफ द अबव। अरे सर यस, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा जी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताते हैं ना, तो आपके पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन हमारा यहां पे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है जी, फोर्स। क्या है, फोर्स, ठीक है ना। ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या बताएंगे, एसआई यूनिट बताएंगे,
ठीक है ना, एमकेएस यूनिट बताएंगे और सीजीएस यूनिट बताएंगे। और ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रिलेशन पूछा जाता है फोर्स को लेकर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा जी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कहेंगे तो न्यूटन, नहीं एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स कहेंगे तो किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना, केजीएफ कहते हैं इसको शॉर्ट में। मैंने कहा जी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स कहेंगे तो डाइन, इट्स नॉट डायन, ठीक है ना, डाइन, ठीक। तो डाइन बोल रहा हूं तो कैपिटल डी से प्रदर्शित कर रहा हूं, केजीएफ से प्रदर्शित कर रहा हूं किलोग्राम फोर्स को, एन से कैपिटल एन से प्रदर्शित कर रहा हूं यहां पे न्यूटन को। तो सवाल पूछे जाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको सवाल कि केजीएफ और न्यूटन में रिलेशन बताइए। तो 1 केजीएफ इक्वल टू 9.81 न्यूटन, या कभी कभी इसको जस्ट 9.8 न्यूटन कह देते हैं, ठीक है। ये केजीएफ और न्यूटन में रिलेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा जी न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताइए, ये भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। तो एक सवाल पूछे गए थे, दिखाते हैं आपको, यूपीपीएससी एई 2010 में पूछे गए सवाल है दोस्तों, 1 केजी फोर्स मतलब 1 केजीएफ पूछ रहा है, 1 केजीएफ इक्वल टू हाउ मच। तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं ना 9.81 न्यूटन होता है कि नहीं, 9.81 न्यूटन, या फिर जस्ट कहिए 9.8 न्यूटन। इज दैट क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन में लगाने की जरूरत है, ठीक है। याद करिए उस पल को जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को डिफाइन किया। मैंने कैसे डिफाइन किया था? इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी डील अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स और फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी ओनली। मतलब पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में जब भी हम बॉडी बोल रहे हैं, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होगा कि हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे होंगे। तो रिजिड बॉडी को समझना जरूरी है दोस्तों। मैंने कहा जी इस दुनिया में मौजूद जितने भी बॉडी है, ठीक है, जो आप देख पाते हैं, ठीक है ना, फिजिकली जो आप देख पाते हैं जितने भी बॉडी है, ठीक, उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड बॉडी, ठीक है ना, लिक्विड बॉडी एंड गैसियस बॉडी, यही कहते हैं। तो ये जो रिजिड बॉडी है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड काइंड ऑफ बॉडी होते हैं भाई साहब रिजिड बॉडी, ठीक है। अब जब हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सॉलिड बॉडी को फिर से हम कैटेगराइज कर देते हैं, एक तो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा और दूसरा रिजिड बॉडी होगा। समझ रहे हैं क्या? तो सॉलिड बॉडी अगर रिजिड बॉडी है तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, तो हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट होता है ना आपका, मैकेनिकल में भी होता है, सिविल में भी होता है। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हो दोस्तों, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में हम ओनली रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। तो रिजिड बॉडी के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, तभी तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली फील कर पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी कोई भी सॉलिड बॉडी को आपको डिफाइन करना है कि एक रिजिड बॉडी है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि हम उस सॉलिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी? फोर्स अप्लाई करेंगे। और उसके बाद अगर ये इफेक्ट पिक्चर में देखने को मिलेगा, जो यहां पे 2 इफेक्ट मैंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है, ये पिक्चर में देखने को मिलेगा, तभी आप बोलेंगे कि ये सॉलिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है, ठीक है ना जी। तो सबसे पहली बात, कोई भी सॉलिड बॉडी की बात करिए दोस्तों, ठीक है ना, एनी सॉलिड बॉडी दैट इज मेड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। कोई भी सॉलिड बॉडी की बात कर लीजिए आप। वैसे ही मैंने एक सॉलिड बॉडी की बात किया और ये बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यहां तक की बात पक्की है? ठीक है जी। अब मैंने कहा कि कोई भी 2 पार्टिकल के बीच डिस्टेंस, मैंने कहा कोई भी 2 पार्टिकल के बीच डिस्टेंस
मान लो ये डी है, ठीक है। अगर ये सॉलिड बॉडी है और ये कोई भी दो पार्टिकल की बीच डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया जैसे डी, ठीक है, और ये सॉलिड बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी अगर है तो मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा ना तो ये डिस्टेंस बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी में फोर्स लगाने से उसका शेप या फिर साइज बदल सकता है, ठीक है ना। जैसे किसी प्लास्टिक को, प्लास्टिक क्या है? सॉलिड बॉडी, उसको आप ऐसे ऐसे पिचको, ठीक है ना, तो उसका शेप साइज बदल जाता है। इसका मतलब उसमें मौजूद कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस देखेंगे वो भी बदल जाएगा, तो वो तो डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि अगर ये सॉलिड बॉडी जिसमें कोई भी दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, ठीक, ये अगर रिजिड बॉडी है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इस रिजिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करूंगा तो दो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस आपने मेजर किया था फोर्स अप्लाई करने से पहले, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद भी देखोगे ना तो ये डिस्टेंस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी कि कोई भी सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी कही जाएगी कब? जब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन सॉलिड बॉडी, उस सॉलिड बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विल नेवर चेंज, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विल नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, तभी जाके आप बोलेंगे कि ये जो सॉलिड बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। अदरवाइज ये डिफॉर्मेबल बॉडी कही जाएगी, जिसकी स्टडी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में करते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी हैविंग नो डिफॉर्मेशन और नो शेप एंड साइज चेंज, यही कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा जी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट सॉलिड बॉडी along the same line velocity of particles will never change, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। मैंने कहा जी एक लाइन, जैसे ये लाइन आप देख पा रहे हैं क्या? ये देखो एक लाइन है, इस बॉडी में एक लाइन खींचिए और इस लाइन में मौजूद ऐसे बहुत सारे पार्टिकल दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी दिख तो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी ये है पार्टिकल नंबर ए, ये है पार्टिकल नंबर बी, ठीक। ये सेकेंड वाले पॉइंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम लाइन के अलोंग, ठीक है ना, पार्टिकल्स की वेलोसिटी में कभी भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम रहेगा। तो मैंने कहा कि पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है ये va है, ठीक है ना। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? ठीक, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। मैंने कहा कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये एंगल बना रहा है दोस्तों, जिसको मैं कह रहा हूं थीटा ए, ठीक बात, यहां तक की बात पक्की है। वैसे ही मैंने कहा पार्टिकल बी की जो वेलोसिटी है ये vb है, ठीक है, और इसी लाइन के रेस्पेक्ट में इसका एंगल मैंने कहा जी थीटा बी। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं दोस्तों? रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं जी? रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड अलोंग द लाइन, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो लाइन के साथ एंगल बढ़ रहा है तो लाइन के अलोंग कॉस कंपोनेंट और लाइन के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, ठीक है, बढ़िया। तो मैंने कहा जी ये परपेंडिकुलर टू द लाइन साइन कंपोनेंट होगा, आप कहेंगे va साइन थीटा ए, ठीक है। और मैंने कहा जी अलोंग द लाइन दूसरा कंपोनेंट दिख रहा है क्या ये? ठीक है, आप बोलेंगे va कॉस थीटा ए, यही कहेंगे। वैसे यहां पर अलोंग द लाइन कॉस कंपोनेंट vb कॉस थीटा बी, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर टू द लाइन आप कहेंगे vb साइन थीटा बी। अब ये क्या बोल रहा है? अलोंग द सेम लाइन, मतलब इस लाइन के अलोंग, इस सेम लाइन के अलोंग पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ये कभी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो इस सेम लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल्स ए और बी की जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है वी ए कॉस थीटा ए, वी बी कॉस थीटा बी, ये सेम रहेगा क्या, मतलब इक्वल रहेगा। वी ए कॉस थीटा ए बराबर वी बी कॉस थीटा बी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है दोस्तों वी ए साइन थीटा ए, वी बी साइन थीटा बी की बात करूं, ठीक है ना, वी ए साइन थीटा ए बराबर वी बी साइन थीटा बी। गजब का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। तो ये गलत होगा ऐसा बोलना कि दोनों बराबर होंगे, नॉट इक्वल। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो दिस इज द रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट। मैं सवाल दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। मैंने कहा जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी क्यू आर गिवन एज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वीपी इन मीटर प्रति सेकेंड एट दिस इंस्टेंट इज, ठीक है। एक रॉड दी हुई है दोस्तों, जो आप फिगर देख पा रहे हैं स्क्रीन में, रेड कलर का एक रॉड है, ठीक है ना। और ये रॉड की एक्सिस है, ये है रॉड की एक्सिस, एक्सिस ऑफ रॉड, एक्सिस ऑफ रॉड, ठीक है ना। ये सवाल गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 में पूछे गए सवाल है दोस्तों। ये एक तरह से एई लेवल के सवाल थे, इसलिए मैंने इस सवाल को यहां पे लिया हुआ है प्रैक्टिस पर्पज से। अब देखिए यहां पे ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी क्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है इस लाइन के साथ या फिर एक्सिस ऑफ रॉड के रेस्पेक्ट में 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है ना। वेलोसिटी वी क्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मैंने कहा जी एक्सिस ऑफ रॉड के रेस्पेक्ट में 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वेलोसिटी वीपी का डायरेक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यही पूछा गया है क्या। तो आप रिजिड बॉडी का कंसेप्ट लगा दीजिए। सर यहां पर तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है रिजिड बॉडी, ठीक है, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रिजिड बॉडी कंसिडर करिए, रिजिड बॉडी का कंसेप्ट लगाइए, ठीक। आप क्या बोलेंगे पता है, सर हम ना यहां पे अलोंग द एक्सिस वेलोसिटी के कंपोनेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं क्या, तो अलोंग द एक्सिस कॉस कंपोनेंट आएगा, आप कहेंगे 1 है ना, और ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। 1 मतलब वी क्यू की वैल्यू है, ठीक है जी। अच्छा इधर कॉस कंपोनेंट देख लेते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड जो कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट होगा, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ना, ठीक है ना जी। तो आप बोलेंगे वीपी की वैल्यू तो पता करनी है, इसलिए वीपी लिखा मैंने, फिर ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक। तो मैंने कहा था अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विल नेवर चेंज, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सर ये हो जाएगा वीपी कॉस 20 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू कॉस 25, 1 इंटू कॉस 25 डिग्री, ठीक है जी। हमको पता करनी है, हमको पता करनी है वीपी की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इधर बचेगा cos 25 डिग्री डिवाइड में इधर cos 20 डिग्री। तो सर हमको cos 20 और cos 25 की वैल्यू तो नहीं पता, आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन वैसे दिया हुआ है कि आप आसानी से बता लेंगे। आपको क्या ये बात पता है, मैंने कहा जी ये cos की वैल्यू 0 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप एंगल वाइज बढ़ते चलेंगे तो cos की वैल्यू कम होते जाता है, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। 30 की वैल्यू क्या होता है जी, तो आप कहेंगे √3/2, 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है ना। मैंने कहा जी 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू क्या होगा, cos 60 की वैल्यू होगा 1/2, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू होगा 0। जैसे जैसे आप एंगल वाइज बढ़ते चलेंगे तो cos की वैल्यू कम होते जा रहा है क्या, इसका मतलब एंगल में वैल्यू बड़ा होने से cos की वैल्यू छोटा होगा, एंगल में वैल्यू छोटा होने से cos की वैल्यू बड़ा होगा। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वैल्यू ये बड़ा है क्या, ठीक है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये लेसर देन 1 होगा, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। तो दिस इज द
रिजिड बॉडी कंसेप्ट, रिजिड बॉडी कंसेप्ट से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है ना, समझाया इसलिए समय लगा, बाकी इसमें कुछ था नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। मैंने कहा जी फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पॉइंट ऑन द सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन सो दैट इफेक्ट विल रिमेन सेम। क्या बोलना चाह रहा है कि रिजिड बॉडी, जैसे कि मैंने कहा जी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, और इस रिजिड बॉडी का मतलब सेम रिजिड बॉडी का 3 अलग अलग सिचुएशन मैंने लेके रखा हुआ है। वो क्यों, तो आपको समझ में आएगा धीरे से। यहां पे जो बात बोलना चाह रहा है यहां पे फिट बैठना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स हमने अप्लाई किया यहां पे, यही बात है क्या। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने एक रिजिड बॉडी सपोज कर लिया, ठीक है ना, और इस रिजिड बॉडी में मौजूद ऐसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया भाई साहब, कितने अमाउंट का, एफ अमाउंट का। मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, मैंने बोला एफ, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स आपने अप्लाई किया है, किसी न किसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या कहता है कि आप फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं उसी बॉडी में मौजूद दूसरे पॉइंट में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई साहब जितना फोर्स आपने लगाया था उतना ही फोर्स होना चाहिए जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं, शिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी बॉडी में मौजूद अदर पॉइंट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसी रिजिड बॉडी को यहां पे कॉपी किया, ठीक है, कर दिया, लाइन ऑफ एक्शन जैसा था वैसा यहां पर भी है। अब यहां पे फोर्स अप्लाई हुआ था ना, अब इस फोर्स को मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं इस पॉइंट पे, कर पाऊंगा क्या, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन में है और सेम डायरेक्शन में, और साथ के साथ हमने उतना ही फोर्स ट्रांसफर किया है, शिफ्ट किया है, मतलब ये वाले फोर्स को उठा के यहां पे रख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो यहां पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में मौजूद पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना जी, कर सकते हैं क्या। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि बॉडी सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि जो भी इफेक्ट होगा ना इस फोर्स का, जो पहले सिचुएशन में आपने लगाया हुआ था, वही इफेक्ट यहां पर भी होगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इफेक्ट विल रिमेन सेम, यही बोलना चाह रहा है। तो यहां जो बोला हुआ था कि फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पॉइंट ऑन सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन सो दैट इफेक्ट विल रिमेन सेम। समझ गया बात। अब एक सवाल दिखाते हैं आपको, देखिए वाईजैक स्टील जेटी 2018 में पूछे गया सवाल है, डायरेक्ट डेफिनेशन को रख दिया और पूछा गया, देखना, इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड और यू कैन से ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पॉइंट विच इज ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ द फोर्स, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होगा, जो भी इफेक्ट होगा फोर्स के कारण जो होना चाहिए वही इफेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब इफेक्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल इफेक्ट कहेंगे तो कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, अनचेंज, ठीक है। तो ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता है क्या, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन, ठीक, जिन्होंने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताए, ठीक। एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से हमको क्या समझ में आता है, तो दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट एंड इट्स मोशन इन रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेस, ठीक है ना। मैंने कहा जी फोर्स और बॉडी दोनों में
रिलेशनशिप को दर्शाता है। कौन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और साथ के साथ जब बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। किस तरह से? या तो फोर्स बॉडी के स्टेट में चेंज लाएगा या फिर चेंज करने का ट्राई करेगा, यही जानते हैं ना भाई। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स है बॉडी में फोर्स को लेकर, इसके बारे में भी बताते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैंने कहा जी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पहले स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल स्कूल लेवल फिजिक्स है, लेकिन अब मैकेनिक्स का पार्ट है, इसलिए आपको बताना है, पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अ बॉडी आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखे हुए हैं कि भाई कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना प्रोवाइड किया जाए, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कोई भी बॉडी मोशन अवस्था में है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस न दिया जाए, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना, यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए यार, हर एक बॉडी का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से ना वो अपनी स्टेट में बना रहना चाहता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था में, स्टेट में बना रहना चाहेगा। अगर वो रेस्ट अवस्था में है तो रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा। ठीक है, अगर वो मोशन अवस्था में है तो कंटिन्यू उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन रहना चाहेगा, मतलब अपने स्टेट में बना रहना चाहेगा उस प्रॉपर्टी की वजह से जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो। ठीक है, इसी का नाम होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है दोस्तों इनर्शिया, जिसको हम हिंदी में जड़त्व कहते हैं। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो ढीठपन, है ना। ढीठपन ही तो है कि बॉडी कहेगा भाई साहब मैं रेस्ट अवस्था में है तो मैं रेस्ट में ही रहना चाहूंगा जब तक कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब ये मेरा ढीठपन है, ये मेरा इनर्शिया है। ठीक है, मैं हमेशा मोशन अवस्था में ही बना रहना चाहूंगा जब तक कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये मेरा ढीठपन है, ये मेरा इनर्शिया है, मेरा जड़त्व है। ठीक है, तो यही बात तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। इस वजह से ना दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो इनर्शिया की बात करेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है। अग्री करेंगे इस बात को? बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा जी लॉ ऑफ इनर्शिया को यहां पे और समझना है तो यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है कि ये मोशन वाली इनर्शिया देखने को मिलेगा यहां पे। ठीक है, मैंने कहा कि ये एक व्हीकल है जो मोशन अवस्था में है और इसके ऊपर में एक बॉक्स रखी हुई है और ये बॉक्स और ये व्हीकल दोनों का कांटेक्ट है क्या? इसका मतलब जिस स्पीड के साथ ये व्हीकल चलेगी उसी स्पीड के साथ ये बॉक्स भी चलेगी, क्योंकि ये बॉक्स इसके ऊपर रखे हुए ना यार। मैंने कहा कि आप व्हीकल के अंदर बैठे हो तो आपका स्पीड अलग और व्हीकल की स्पीड अलग, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, आप बाइक चलाते हो तो बाइक का स्पीड, जो स्पीड से बाइक चलती है उसी स्पीड से आप भी चलते हो ना यार। ठीक है, मैंने कहा जी ये ऊपर में रखा हुआ है ना, व्हीकल के ऊपर में रखा हुआ है ये जो बॉक्स है, तो सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं। हमने देखा कि रास्ते में अचानक से क्या आ गया, एक चट्टान आ गया, तो जो भी ड्राइवर साहब है उसको गाड़ी रोकना पड़ेगा ना, तो गाड़ी के पास ब्रेकिंग सिस्टम है, रुक जाएगा। लेकिन गाड़ी के ऊपर जो कांटेक्ट में रखा हुआ था ये बॉक्स, ये अपने ढीठपन की वजह से, कौन सा ढीठपन? मोशन वाले ढीठपन की वजह से ये मोशन ही करता आगे जाएगा और जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा व्हीकल के साथ वो एक जगह पे जाके गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था ना। तो बताइए ये बॉक्स के पास कौन सा ढीठपन था? रेस्ट वाला ढीठपन था कि मोशन वाला? आप बोलेंगे मोशन वाला ढीठपन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इनर्शिया के बारे में कुछ और बातें हम कर लेते हैं दोस्तों। मैंने कहा जी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है ना,
हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट रहता है जिसकी वजह से वो बॉडी अपने स्टेट में बना रहना चाहता है, लेकिन हम उसी स्टेट को बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्टरबेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उस बॉडी का स्टेट में बदलाव आए, चेंज आए, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी जो उस बॉडी के अंदर मौजूद है, क्या वो अपोज करने का प्रयास करेगा, जो आप डिस्टर्ब करोगे उसको अपोज करने का प्रयास करेगा, उसी प्रॉपर्टी की वजह से, उसी ढीठपन की वजह से करेगा कि नहीं, ठीक है। आप बच्चे को बोलते हैं कि भाई साहब, है ना, क्यों ये बार बार गलती करते हो, ठीक है, या हम किसी को बोलते हैं बार बार क्यों ये गलती करते हो, ठीक है, लेकिन वो अपने ढीठपन की वजह से वो गलती करता है, ठीक है, आपके समझाने पर भी गलती करता है। तो आपने समझाया, फोर्स दिया, प्रेशर दिया उसको समझा के, लेकिन वो आपको अपोज किया होगा तभी तो फिर से वो गलती कर रहा है। तो ढीठपन, समझ गया ना, इनर्शिया का मतलब ढीठपन। तो इनर्शिया किससे रिलेटेड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया इट इज रिलेटेड टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी के मास से रिलेटेड होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा जी, ये कार है और ये बस है, मैं बोल रहा हूं कि दोनों रेस्ट स्टेट में है और वो अपने इनर्शिया की वजह से, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो दोनों का जो ढीठपन है वो कौन सा है? रेस्ट में रहने का। अब मैं कहूं कि ये जो कार है ये हल्की ऑब्जेक्ट है, ये बस है ये भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मतलब कार की जो द्रव्यमान है मास कम होगा और बस का द्रव्यमान ज्यादा होगा, बस का मास ज्यादा होगा, यही कहेंगे कि नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा जी, अगर इसके ढीठपन को तोड़ना है आपको, ये रुकी हुई है रेस्ट स्टेट में, इसको मोशन में लाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पे F1 फोर्स लगाया, ठीक, और इसको भी मोशन अवस्था में मैं लाना चाह रहा हूं तो यहां भी मैं फोर्स लगाऊंगा जिसको मैं बोल रहा हूं F2। तो मैंने कहा जी, मास ऑफ कार, मास ऑफ कार बहुत कम होगा क्या? इज वेरी वेरी लेसर देन मास ऑफ बस, यही कहेंगे कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो इसका मतलब ढीठपन, ढीठपन किसका ज्यादा होगा, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे जिसके स्टेट को चेंज करने में हमको ज्यादा तकलीफ हो, हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो भाई जो भारी ऑब्जेक्ट है, भारी भरकम ऑब्जेक्ट है, उसके ढीठपन को चेंज करना है, उसके स्टेट को चेंज करना है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा तकलीफ, ठीक है। मतलब जिसका मास ज्यादा है उसमें हमको ज्यादा तकलीफ लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसका ढीठपन ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं जिसका मास ज्यादा उसका ढीठपन ज्यादा, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा। एक सवाल पूछे गया है डायरेक्ट आरआरबी एलपी 2018 में, ठीक है ना। ये सवाल पूछे गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की इनर्शिया हम कैसे मेजर करते, किससे मेजर करेंगे? आप बोलेंगे जिसका मास ज्यादा है ना, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, बिकॉज inertia is related to, inertia is directly related to mass, हाँ कि ना? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मैंने कहा जी, अगर कोई हल्की ऑब्जेक्ट है मतलब मास कम है तो इसकी इनर्शिया भी कम होगी। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया जी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो तरह के इनर्शिया जनरली हम बात करते हैं। वैसे एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये सब वैसे भी आप स्कूल लेवल फिजिक्स में आप स्टडी किए हुए हैं दोस्तों, जब आप स्कूल पढ़ रहे थे तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब आपको जब जरूरत होता है, जैसे कि आज जरूरत है, आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, AEJE एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैकेनिक्स में भी हम ये सब चीज को ध्यान में रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करा दिया जाता है आपको, सो दैट एग्जाम में पूछ दिया गया इससे रिलेटेड सवाल, कुछ एग्जांपल से रिलेटेड सवाल, तो आप कनेक्ट कर सकें और मिस्टेक ना करें। तो जनरली जो हमको सवाल देखने को मिलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है,
पेड़ के हिलने पर फलों का गिरना। मैंने कहा जी ये फल है और ये पेड़ है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है क्या? अरे पेड़ में फल लगा होता है मतलब वो कांटेक्ट में है ना। और दोनों का ढीठपन स्टार्टिंग में रेस्ट में रहने का ढीठपन है क्या? फल भी रेस्ट में है, पेड़ भी रेस्ट में है, मतलब ये इसका ढीठपन है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है, जब तक कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब डिस्टर्ब करने के लिए हमने बुलाया रामलाल और श्यामलाल को, दोनों आए और ताकत भर, ठीक है, ताकत लगा के, फोर्स लगा के पेड़ को डिस्टर्ब किया। तो पेड़ को डिस्टर्ब किया, पेड़ को हिलाया, तो पेड़ का ढीठपन खत्म हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन पेड़ के कांटेक्ट में फल थे क्या? हाँ जी, तो फल को किसी ने डिस्टर्ब किया है? नहीं किया है, ठीक है। तो फल भी अगर मोशन में आ जाता तो पेड़ में ही लटका रहता। क्यों? क्योंकि पेड़ मोशन में आ चुका है, और फल अगर मोशन में आ जाता तो पेड़ के साथ कांटेक्ट में बना रहता। लेकिन फल को डिस्टर्ब करने वाला कोई था ही नहीं, और वो खुद से अपने स्टेट को चेंज कर पाने में एबल है क्या? नहीं है ना। वो तो उसका ढीठपन है, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना जी। इसी वजह से पेड़ के हिलाने पर पेड़ तो मोशन अवस्था में आ जाता है, और फल अपने रेस्ट वाले ढीठपन की वजह से मोशन अवस्था में ना आने की वजह से उसका कांटेक्ट छूट जाता है पेड़ से, और वो पेड़ से कांटेक्ट छोड़कर नीचे गिर जाता है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि घुड़सवार, घोड़ा में बैठा हुआ आदमी, ठीक है ना जी, पीछे की ओर गिर जाता है जब अचानक से घोड़ा दौड़ना चालू करते हैं। तो आप देखेंगे घोड़ा के कांटेक्ट में ये आदमी के शरीर का निचले वाला हिस्सा है क्या? ठीक, तो घोड़ा अगर दौड़ना चालू करेगा, मोशन में आएगा, तो इस आदमी की नीचे वाला हिस्सा जो घोड़े के शरीर के कांटेक्ट में है ये भी मोशन में चला जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा ठीक है, रेस्ट वाले ढीठपन की वजह से मोशन में नहीं आ पाता है, जिसके कारण सवार पीछे की ओर गिर जाता है। तो यह भी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, फॉलिंग फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। तो ये आप फील किए होंगे कई बार, है ना। तो बस चल रही है, आप बस में बैठे हैं, आप भी बस के स्पीड को पकड़ के साथ साथ चल रहे हैं बस के साथ, ठीक है ना। आप नहीं चल रहे हैं, बस के साथ आपने स्पीड पकड़ लिया, ऐसा होता है, ठीक है। अब बस जब अचानक से रुकेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि आपके बॉडी का जो निचले वाला हिस्सा है दोस्तों, ये कमर से लेके पैर तक, ये बस के स्पीड के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो आपके ऊपर के हिस्सा है, बस के स्पीड को पकड़ा रहता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। जैसे बस अचानक से रुकेंगे, ठीक है ना जी, तो आपके ऊपर हिस्सा मोशन के ढीठपन की वजह से, मोशन के इनर्शिया की वजह से, ठीक है ना, आपको फील होता है कि आप आगे की ओर गिर रहे हैं या फिर गिर भी जाते हैं। ये कारण क्या है इसका? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन के और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, आप घोड़े में बैठकर घुड़सवार कर रहे हैं, ठीक है, घोड़ा दौड़ रहे हैं और घोड़े की स्पीड के साथ आप भी घोड़े में बैठ के चल रहे हैं। आप नहीं चल रहे हैं, घोड़ा चल रहे हैं, लेकिन घोड़े की स्पीड आपके पास है, ठीक है ना। अब घोड़ा अचानक से अगर रुकेंगे, ठीक है, घोड़ा अचानक से रुकेंगे तो होगा क्या? दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर गिर जाना। जैसे कि आपने ये किसी बस के अचानक रुकने पर आप आगे की ओर गिर गए थे, ठीक उसी तरह ये भी है, दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुकने में, ठीक है, सवार आगे की ओर गिर जाता है। ठीक, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको समझने का हमने अलग अलग एग्जाम्पल भी देखा, ठीक है जी। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में, उसके बाद फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोमेंटम क्या होता है जी? जिसको हम हिंदी में संवेग के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो बीच बीच में मैं
हिंदी वर्ड का भी यूज कर देता हूं। तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मैंने कहा जी मान लो ये एक कार है, ठीक है, जैसा भी बना हुआ है कार, फील कर लीजिएगा, ये एक कार है दोस्तों। इस कार का जो मास है मतलब द्रव्यमान m है, और इसकी जो वेलोसिटी है या फिर इसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वो v है। तो मैंने कहा जी जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है ना दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। लेकिन जब हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे सर मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा यही क्या कहलाएगा, मोमेंटम, जिसको हम पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आपको पता है क्या कि ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो मास होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान में रखिएगा मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, बॉडी का जो मास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और हम पढ़ रहे हैं क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, और रिजिड बॉडी में क्या, सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बॉडी की मास की बात करेंगे तो हमेशा हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर बॉडी के मास को कांस्टेंट रखकर चलते हैं, ठीक है ना, बढ़िया। तो बॉडी का मास ना यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि ये जो मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के, ठीक। तो आप कहेंगे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कहेंगे मोमेंटम भी क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ध्यान रखेंगे। तो मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बॉडी का उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए अब इसी मोमेंटम के कंसेप्ट को, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे दोस्तों सवाल। मैंने कहा CACP JEE 2022 में पूछे गए सवाल है, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक। तो हम जानते हैं जी मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम दिया गया है 50 kg मीटर पर सेकेंड, मास पता करनी है, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो सर 5 से एक बार में कैंसिल होगा, इधर 5 से 10 बार में, तो मास की जो वैल्यू है ये 10 kg, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है जी। अच्छा यहां पे मैं यूनिट बता देता हूं दोस्तों, अगर मैं मास को केजी से मेजर कर रहा हूं और ये वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से मेजर कर रहा हूं, तो इसका यूनिट क्या होगा, मतलब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं केजी मीटर, और ये पर का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स, नहीं, तो आप कहेंगे मीटर सेकेंड का इनवर्स, यही बात है। ये एसआई यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, एसआई यूनिट है मोमेंटम का। तो यही बात यहां पे दिया हुआ था, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर फार्मूला से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन भी बात कर लेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैंने कहा जी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। मैंने कहा जी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका मास है m, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है, ये मोशन करते 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 इधर से आ रहा था, मैंने एक टाइम बाद ऑब्जर्व किया और पाया कि इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है ना। अब मेरी चाहत जगी, ये चाहत जगी कि मैं इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव लाऊं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैंने देखा जी ये u वेलोसिटी से मोशन करते हुए m मास का ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया, जिससे कि इसकी वेलोसिटी बदल गई, u से v हो गई। ठीक है, तो आप बोलेंगे दो स्टेट, एक स्टेट को बोलेंगे इनिशियल स्टेट और एक स्टेट को बोलेंगे भाई साहब फाइनल स्टेट। ठीक है, तो जिस टाइम ऑब्जर्व किया उस टाइम वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अब फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी बदल गई तो दूसरा स्टेट हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। इतना बात समझ में आया? तो भाई वेलोसिटी में डिपेंड करता है मोमेंटम, बताया था ना मैं, जो मोमेंटम होता है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो मोमेंटम भी बदलेगा। तो किसी भी चीज को बदलने में समय लगता है कि नहीं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज बात करना उसको आप बोलते हैं रेट। ठीक है, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बात करेंगे दोस्तों, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा हम बात करेंगे, और जिसमें आप चेंज देख रहे हो उसको यहां पे लिखेंगे, तो dp बाई dt। ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, dp बाई dt। ठीक, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? जो फोर्स आपने अप्लाई किया है। ये आ रही बात समझ में? हाँ जी, समझ में तो आ रहा है। मैंने कहा जी जो टाइम लगा u से v होने में, जो टाइम लगा इसको मैं कह रहा हूं, कितना टाइम लगा जी? u से v होने में जो टाइम लग रहा है ये t टाइम लगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो dt की वैल्यू t हो जाएगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। नहीं, अब देखो, अब चेंज को कैसे बताते हैं? जैसे मोमेंटम में चेंज को हम बताएंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, और ये बात यहां पे लिखा हुआ है, p फाइनल माइनस p इनिशियल और t टाइम लगा डिवाइडेड बाई t। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने कहा जी मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट है, इनिशियल स्टेट में मास m है, फाइनल स्टेट में भी मास m है। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है। ठीक, तो मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी v है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो इसके बाद मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। कितना टाइम लगा? t टाइम। मैंने कहा जी m को आपने कॉमन लिया, ठीक है, v माइनस u बचेगा डिवाइड में t, तो ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो एक्सीलरेशन कहलाता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे सर F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए आप कहते हैं दोस्तों, इसीलिए आप कहते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहां से आया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं जी, कैसे? d डिवाइडेड बाई dt। ठीक है ना, p की वैल्यू यहां पे रख दीजिए mv, ऐसा भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। इसको और सिंप्लीफाई किए तो इस तरह से m इंटू a मिला। ठीक, आ रही बात समझ में? तो आपको ना ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अगर ये इक्वेशन याद नहीं है तो ये वाला इक्वेशन तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये वाला इक्वेशन याद रखना ही पड़ेगा। तो कैसे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, फॉर्मूला m इंटू a, ये कौन बताता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आता है तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये तो एकदम बच्चों वाली डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, जो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से एक और फार्मूला बन जाएगा जी, ये यही तो बोला मैं। तो कुल मिला के आपको ये वाला फार्मूला, जो कि बहुत बेसिक सा फार्मूला, F बराबर m इंटू ए, याद रखना है दोस्तों आप। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है ना, जो आपने उस मूविंग बॉडी में फोर्स अप्लाई किया ना दोस्तों, ठीक,
इसी के डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोमेंटम में चेंज। ये पूछा जाता है, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, केरला पीएससी एई 2015 में पूछे गए सवाल है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अप्लाइड फोर्स। क्लियर? चलिए अब मैं जो आपको फार्मूला बताया हूं उन फार्मूले को आप याद रखेंगे, धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करते चलेंगे। वाइजैक स्टील एमटी 2017 है ना, तमिलनाडु स्टेट पीएससी एई 2015 सेम सवाल पूछे गए। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, ठीक है, तो फोर्स पूछा गया, तो फोर्स बराबर क्या होता है जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 100 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, तो ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ये किस में आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे न्यूटन में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मास को आप मेजर कर रहे हैं केजी में, एक्सेलरेशन को मेजर कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या बताता है, न्यूटन को बताता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई बार आपको इस फॉर्मेट में भी यूनिट दिया रहता है, तो मैं एक एक चीजों को आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अब हम न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं, इसलिए मैं बड़ा आराम से बताया समझाया आपको, ठीक है ना। चलिए, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, दिस इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स यूज्ड। जो फोर्स अप्लाई किया गया उसके बारे में पूछा गया। तो देखना यहाँ पे ना मास दे के रखा गया है, ठीक है, यहां आपको टाइम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा जी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है ये, और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो भाई साहब आपको फोर्स पता करना है, तो आप क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही कहते हैं कि नहीं। बस फिर मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू 5 kg, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल 4 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 3 बोल दें क्या डायरेक्ट, चलो लिख ही देता हूं, डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 5 या 15, 15/2, ठीक है। तो 15 का आधा कितना होगा, आप बोलेंगे 7.5, 7.5, ठीक है, किस में आएगा ये, न्यूटन में आएगा क्या, 7.5 न्यूटन, ठीक है ना। बढ़िया, चलिए थोड़ी स्पीड के साथ सॉल्व करें। एसएससी जेईई 2022 में पूछे गया सवाल, द स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 kg चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन 5 सेकेंड, अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। फिर से सेम फार्मूला लगाइए, फोर्स बराबर क्या होता है जी, मास मतलब 100 kg गुणा, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस कितना हुआ, 5 से 15, मतलब 10 का चेंज हुआ क्या, ठीक है। तो आप कहेंगे ये 10 डिवाइड कर देंगे जी, समय 5 सेकेंड लगा है, तो आपने कहा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा क्या, 200 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आप इस सवाल को बिना कैलकुलेशन किए भी आंसर कर सकते थे। कैसे बताऊं, आपको फोर्स पूछा गया था ना, तो यहां पे 200 पास्कल लिखा गया है, ये ना प्रेशर होता है, समझ पा रहे हैं क्या, पास्कल मतलब प्रेशर, यहां पे 200 kg लिखा हुआ है, ये तो मास होता है, ठीक है, और यहां जूल लिखा हुआ है, ये तो एनर्जी होता है, एनर्जी या फिर वर्क, समझ पा रहे हैं क्या। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिना कैलकुलेशन का बना सकते, तो मैं तो प्रैक्टिस के लिए बताया आपको, ठीक है। अ कार इज मूविंग, एसएससी जेईई 2024, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, it takes 4 seconds to stop after applying the brakes. If the mass of the car is 1000 kg, then what is the magnitude of the force applied by the brake? ठीक है ना। अब देखिए यहां पे स्पीड बोला गया है, तो जब कार मोशन कर रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, ऐसे जब बोला जाता है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन।
वन डायमेंशनल मोशन। तो मैंने बताया था वन डायमेंशनल मोशन या फिर आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये कंसेप्ट बता दे रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मोशन के कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों क्या होते हैं जी? सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो आपने कहा जी 72 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो 18 से एक बार में, 18 से 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो कार मोशन कर रही थी, हमने पाया इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हुआ ये। ठीक है, इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना जी? तो हम मोशन को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ द मास ऑफ द कार 1000 kg, मास दिया हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है ना, यहां पे देखिए मोशन को हम कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं मतलब मोशन को कम कर रहे हैं, मोशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी एसेलेरेट हो रहा है। एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगा। देखना मैंने कहा जी एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यही बोलते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी ना सर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, डिवाइड में टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे 4 सेकेंड। तो सर ये तो फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगा, 4 पंचे 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव आया क्या? और निगेटिव इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है रिटार्डेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। बताया था क्लास की स्टार्टिंग में ही, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। समझ पाए बात को? लेकिन हमको वैल्यू से मतलब है, यहां पे प्लस माइनस से मतलब नहीं, वैल्यू से मतलब, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड पूछा गया है फोर्स का। तो फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आप बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है यहाँ पे कितना? 1000। ठीक है ना, 1000, और एक्सेलरेशन की जस्ट वैल्यू ले लीजिए 5, तो कितना हो जाएगा जी? 5000। ठीक है, F की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5000 न्यूटन। आप चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 न्यूटन। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कौन सा ऑप्शन? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स कॉन्सेप्ट एड ऑन करते हुए चलूंगा, जैसे हम लोग कई कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू बिल्टअप करते चलते हैं, तो मैं यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट को आपको बताया, जैसे कि ये वेलोसिटी और स्पीड सेम ऐसा कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो या 1D मोशन। ठीक है ना, चलिए अगला है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है दोस्तों? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे कि यहां पे रामलाल नाम का लड़का है, इसकी चाहत है कि ये दीवार को हिलाना चाह रहा है, हिला पाएगा? नहीं। ठीक है ना, तो दीवार को हिलाने के लिए या फिर दीवार के स्टेट को चेंज करने के लिए रामलाल नाम के लड़के ने दीवार पे फोर्स लगाया, एक्शन प्रोवाइड किया, एक्शन फोर्स। ठीक है ना, लेकिन दीवार हिल पाएगा क्या? नहीं। ऐसा क्यों? जरूर उतने ही अमाउंट का, जितने अमाउंट का एक्शन प्रोवाइड किया गया दीवार को, उतने ही अमाउंट का रिएक्शन प्रोवाइड किया होगा। किसने? दीवार ने। किसको? रामलाल नाम के लड़के को। इसलिए वो बैलेंस हो गया। यही कहेंगे ना, एक्शन और रिएक्शन बैलेंस हो गया, और साथ के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना जी, तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए यहां पे F एक्शन इक्वल टू माइनस लिखा गया है F रिएक्शन। ये माइनस क्या बता रहा है? कि दोनों एक्शन रिएक्शन इक्वल है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज कहें तो अपोजिट है। ये माइनस साइन इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये सवाल पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी में एक्ट करेगा दोस्तों, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिग्निफाइज दैट फोर्सेस इन नेचर आर ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब हमेशा आपको फोर्सेस पेयर में देखने को मिलेगा, एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है क्या। चलिए सवाल दिखाते हैं आपको हम। आरआरबी जेई सीबीटी 2 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 2019 में पूछे गए सवाल है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है। सेम बॉडी नहीं भाई, ऑप्शन सी सेम बॉडी, अरे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन तो बच गया, डिफरेंट बॉडीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एलपी 2024 में पूछे गए सवाल है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन के अबाउट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ यहां तक की बात सही है। अपोजिट इन डायरेक्शन, हाँ ये भी सही है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अरे पूरा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। आप चेक करके देख लीजिए, सी और डी इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों। A 70 kg man pushes a 50 kg man with a force of 50 न्यूटन। दो तरह के लोग हैं दोस्तों, ये है पहला और ये है दूसरा, ठीक है। मैंने कहा जी सवाल के हिसाब से एक आदमी 70 kg का है, ठीक है ना, दूसरा आदमी 50 kg का है। सवाल कहता है कि ये 70 kg वाला आदमी 50 kg वाले आदमी को 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये लो कर दिया, मतलब ये एक्शन हुआ क्या, हाँ जी एक्शन हो गया, ठीक है। एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक्शन प्रोवाइड किया। विथ हाउ मच फोर्स डिड द 50 kg मैन पुशेस द अदर मैन। तो आप बोलेंगे सर एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आप बोलेंगे 50 न्यूटन। सुपर सवाल, ठीक है ना, बढ़िया, ठीक है दोस्तों। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सभी के बारे में हमने बेहतरीन अंदाज में सीखा। और आपके एग्जाम पर्पस से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं सवाल, ये भी हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना है न्यूटन के ये तीनों लॉ को, ठीक है, तो कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। नहीं तो मैंने कहा जी न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 3 लॉज बेसिकली फोर्स के बारे में बात किया है क्या। तो सवाल पूछे जाएंगे कि न्यूटन का कौन सा लॉ, ठीक है ना, फोर्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन करता है। तो आप बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन सा लॉ फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करता है, तो आप कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वालिटी वाइज डिफाइन करेगा फोर्स को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर क्वालिटी वाइज मतलब, अरे ढीठपन को डिफाइन करता है ना, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करता है तो यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा। किस वजह से, अपने ढीठपन की वजह से, जब तक कि उसमें हम डिस्टर्ब ना करें। और जैसे डिस्टर्ब करेंगे तो स्टेट चेंज होने को देखने को मिलता है, हाँ कि ना। तो स्टेट में चेंज होना ये एक तरह से फोर्स की क्वालिटी को बताता है, समझ रहे हैं क्या बात को। लेकिन फोर्स को हमको क्वांटिटी वाइज डिफाइन करना है कि कितने क्वांटिटी का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं बताता। कौन बताएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कितना फोर्स, फोर्स की क्वांटिटी बताइए, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा। अरे फार्मूला अप्लाई किए थे ना हम लोग, देखे थे ना, कितने सारे न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व किए दोस्तों, किए कि नहीं। तो हर जगह हम लोगों ने ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी का फॉर्मूला लगाए थे, तो हमने क्वांटिटी बता पाए फोर्स का, मैग्नीट्यूड बता पाए, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, ठीक है।
तो फोर्स को क्वालिटी वाइज डिफाइन करता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स को क्वांटिटी वाइज डिफाइन करता है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर कहता है कि asserts that a single isolated force does not exist, ठीक है ना, मतलब कभी भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कौन कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो कहता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमेशा फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में, पेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है क्या? चलिए कुछ और मिसलेनियस सवाल कर लेते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की रिगार्डिंग। एसएससी जेईई 2014 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल, विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजर ऑफ फोर्स। तो देखो मेजर ऑफ फोर्स को मेजर कौन करता है? ठीक है, तो आप बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गया क्या बात? ठीक है, अगला, if F refers to the force, M refers to the mass, V refers to the velocity and T refers to the time, then which of the following equation is known as momentum principle? ठीक है, मोमेंटम प्रिंसिपल बेसिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है दोस्तों, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है क्या? अच्छा, मोमेंटम बराबर क्या होता है जी? तो आप कहेंगे सर मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यही तो है मोमेंटम प्रिंसिपल, ये मोमेंटम प्रिंसिपल है। तो देख सकते हैं कहां पे दिखाई दे रहा है, F इक्वल टू डी एम वी डिवाइडेड बाई डी टी। इज दैट क्लियर? ये ओके। चलिए और कुछ सवाल। तेलंगाना क्या है? तमिलनाडु पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में पूछे गए सवाल है दोस्तों। मोमेंटम इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब मोमेंटम इक्वेशन किससे रिलेटेड है? इस तरह के सवाल है ये, एक्चुअली ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है मुझे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अरे यार थर्मोडायनामिक कहां से आ जाएगा भाई साहब? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी नहीं आ सकता। तो कई बार आप ऑप्शंस से एलिमिनेट करते हुए आंसर की तरफ पहुंचते हैं। अब बच गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या हमने मोमेंटम की बात किया था? नहीं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने यस मोमेंटम के बारे में बात किया था दोस्तों, डीपी बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर, तो आई होप आज का यह सेशन मजा आया होगा आपको, है ना? जरूर आप फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। जो भी आपका जो भी फीडबैक रहेगा मेरे टीचिंग डिलीवरी को लेकर, ठीक है, जिस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, जिस तरह से मैंने कंटेंट, सारे कंटेंट को पावर पॉइंट की मदद से एक बेहतर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपको जैसा भी लगा होगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है ना? टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। बहुत ही जल्द हम अगला लेक्चर के साथ मिलेंगे दोस्तों, जिसमें हम फोर्स सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।